नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक नई सीरीज की यहाँ पे शुरुआत करेंगे, हिंदी मिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम जनरल हिंदी के मिक्स क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपको हिंदी व्याकरण के सवाल देखने को मिलेंगे, हिंदी साहित्य के सवाल देखने को मिलेंगे और हिंदी शब्दावली के सवाल भी देखने को मिलेंगे। हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको बेसिकली इस सीरीज में मिलेंगे, जिससे हमारे जो हिंदी वाला पोर्शन है वो भी लगातार हमारा कंटिन्यू चलता रहे। जीके के लिए टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज हमारी चलती है, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड एडवांस जीके वाली सीरीज चलती है, हिंदी के लिए ये वाली मिक्स प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर चलेगी। इसके अलावा हिंदी की थ्योरी की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको एक आइडिया भी मिल सकेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के सवाल आपसे बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इस सीरीज के माध्यम से पूरी हिंदी का अच्छे से रिवीजन करने का और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करने का। साथ में थ्योरी के भी कई सारे ऐसे एमसीक्यू जो पेपर में बन सकते हैं, जो बने हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट की पहली वीडियो है। अगर आपने हमारी हिंदी की थ्योरी की क्लासेस या हिंदी साहित्य को लेकर के, लेखक परिचय को लेकर के जो 2 मास्टर वीडियोस बनी हैं, उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द होती है। देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं वर्ण। अगर हम लिखित की बात करें, वैसे होती है ध्वनि। ध्वनि का ही लिखित रूप होता है वर्ण। कई सारे वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। ठीक है, शब्द जो होता है यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, लेकिन इनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता। सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। वही यहां पर पूछा था, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। शब्द, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर के पद बनते हैं और पदों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य होती है, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। सेकंड वाला सही है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। किसी भी वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो वाक्य में। जैसे हम एक वाक्य कहते हैं कि राम खेलता है, तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राम। और दूसरा अंग होता है वाक्य का विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो सब आपका विधेय होता है। राम के बारे में कहा गया है यह खेलता है, ये सब क्या है? आपका विधेय। पूछेगा वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, आपका उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो जिसके बारे में कहा जाए, विधेय वो जो कुछ बताया जाए उद्देश्य के बारे में, वो सारा आपका विधेय। यहां पर पूछा है कौन सा सही है? सभी प्रश्न हमारे, यही सभी कथन हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति पूछा है। हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा से आया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हिंदी शब्द जो है बेसिकली इसका इस्तेमाल सबसे पहले ईरानियों के द्वारा यानी फारसियों के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला, आकृति के या रूप के आधार पर हिंदी भाषा को किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए, हिंदी जो है आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा मानी जाती है। ठीक है, जो इंग्लिश है उसे भी वियोगात्मक भाषा कहते हैं, जो संस्कृत है उसे संयोगात्मक भाषा कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, आकृति के आधार पर हिंदी और इंग्लिश क्या है? वियोगात्मक या विश्लिष्ट, और संस्कृत क्या है? संयोगात्मक या संश्लिष्ट। ठीक है, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमारे संविधान में भाषा से संबंधित पूरे प्रावधान किए गए हैं। कौन सा आर्टिकल प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है? सही आंसर है आर्टिकल 345। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 345 जो है यह प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान करता है। 343 से 351 तक भाषा से संबंधित ये हमारे अनुच्छेद हैं। 343 कहता है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी।
344 जो है वो राजभाषा आयोग के गठन के बारे में बात करता है। जो पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, वो इसी आर्टिकल के तहत बना था। ठीक है। जो 345 है वो प्रादेशिक भाषाओं की बात करता है। जो आर्टिकल 346 है, दो राज्यों के बीच पत्राचार की क्या भाषा होगी उसके बारे में प्रावधान करता है 346। 347 वाला आर्टिकल जनसंख्या के एक समूह के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के प्रावधान को यहां पे करता है। यानी अगर कोई समूह है, उनकी अगर कोई विशेष बोली है, उसे भाषा का अगर दर्जा देना हो, उससे संबंधी प्रावधान 347 में है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उपयुक्त होने वाली भाषा, ये आर्टिकल 348 में बताई गई है। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का जो प्रावधान है वो 349 में बताया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, संसद की भाषा अनुच्छेद 120 में है, क्या ये सही है? देखिए, संसद में किस भाषा का इस्तेमाल होगा ये बताया गया है आर्टिकल 120 में। पहला बिल्कुल सही है, संसद में 120 है, और अगर आपसे विधानमंडल का पूछेगा वो 210 में है। ठीक है। दो राज्यों के बीच पत्राचार हेतु भाषा अनुच्छेद 346 में है, सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर देखा 349 तक देख लिया था। आर्टिकल 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा होगी, कौन सी होगी उसके बारे में प्रावधान है। 350 के दो सब पार्ट हैं, 350 ए और एक 350 बी। 350 ए में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो प्राइमरी क्लास में आपको मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, ये 350 ए कहता है। और 350 बी जो है ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये 350 के तीन पार्ट हैं, तीनों को ध्यान रखना है। आपका तीसरा जो यहाँ पे कथन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण, ये आर्टिकल 350 बी में है, नहीं, ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है, 350 ए होना चाहिए था। तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, पहला और दूसरा। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जिनमें हिंदी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पाली हो गई, मराठी, कोंकणी, सिंधी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब किसमें आती हैं? देवनागरी लिपि में आती हैं। जो गढ़वाली भाषा है, पहाड़ी भाषाएं हैं, ये भी देवनागरी में आती है। जो तमिल है यह देवनागरी में नहीं आती। ऑप्शन सी से यहाँ पे सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो है, जैसे हमने शुरुआत में देखा। तो आज आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास या वर्णमाला से देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे इसमें आपको सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो तत्सम तद्भव शब्द हो, या शब्दावली के दूसरे टॉपिक्स हो, पर्यायवाची शब्द हो, या फिर व्याकरण का साहित्य हो, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है, क्या ये सही है? देखिए, खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी, इसको ध्यान रखना। ये जो नाम है, यह कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। कई बार देने वाले व्यक्ति का नाम भी पूछ लेता है। ठीक है। खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा था? उन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा था। क्वेश्चन बनता है। राजस्थानी को गियर्सन ने नाम दिया, यानी राजस्थानी भाषा को जो नाम मिला है राजस्थानी, वो नाम किसने दिया है? जैसे खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ऐसे ही राजस्थानी या बिहारी ये नाम दिए हैं जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है। भोजपुरी का नामकरण किसने किया है? भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया है। ठीक है। एक ब्रिटिश अधिकारी था रेमंड, इसने किया है भोजपुरी का नामकरण। ठीक है। इसके अलावा और भाषाओं के पूछा जाता है, जैसे मैथिली भाषा का नामकरण किसने किया? ये मैथिली नाम किसने दिया? कोलब्रुक करके एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने। ब्रजबुली ये नाम किसने दिया है? भाषा को ब्रजबुली नाम ये दिया था ईश्वर चंद्र गुप्ता ने। ठीक है। इसके अलावा एक और भाषा है जिसे कहते हैं डिंगल। डिंगल भाषा का नामकरण किसने किया? बांकीलाल ने किया। डिंगल भाषा को भाट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यहां पे पूछा है आपसे कौन सा सही है, तीनों के तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है?
इनमें से कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है? पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में ब्रज भाषा का नाम आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, हिंदी की कई सारी उपभाषाएं हैं। 5 प्रमुख उपभाषाएं हिंदी की आती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी आती हैं। ठीक है, इनमें जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत ब्रजभाषा आती है। इसके अलावा खड़ी बोली ये भी पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत आती है। कन्नौजी, बुंदेली और बंगारू, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, वो सब पश्चिमी हिंदी में ही आती है। ठीक है, अगर हम अवधी की बात करते हैं, अवधी पूर्वी हिंदी वर्ग में आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आती है पूर्वी हिंदी वर्ग में। अगर हम मगही की बात करें, ये बिहारी हिंदी में आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी। और मारवाड़ी की बात करते हैं, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी में आती है। ठीक है, अगला, अवधी को कौशली और पूर्वी भी कहा जाता है, क्या ये सही है? देखिए, अवधी किस हिंदी वर्ग में आती है? पूर्वी हिंदी वर्ग में आती है। अवधी के अन्य कुछ नाम हैं, जैसे इसे कौशली भी कहते हैं, पूर्वी भी कहते हैं, इसे बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे पूरबिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा, रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। 2 फेमस रचनाएं, 2 ऐतिहासिक ग्रंथ जो अवधी भाषा में लिखे गए हैं, एक है तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस, ये अवधी में लिखा गया है। दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, वो भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, यहां पर दोनों सही है, लेकिन क्या ये वाला कारण इस कथन की व्याख्या करता है? दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही जरूर है, लेकिन व्याख्या नहीं होती। ठीक है, अगला, जीभ के मध्य भाग से उच्चारित स्वर कौन सा है? देखिए, वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है जीभ के आधार पर। यानी जो स्वर जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाएं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जो जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाएं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, और जो पीछे से बोले जाएं जीभ के पिछले इलाके से उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग में जो ई है और जो ए है, दोनों के दोनों, छोटी ई और छोटा ए दोनों, बड़ी ई और बड़े ए दोनों, ये दोनों के दोनों अग्र भाग से बोले जाते हैं। तो यहां पर आपका ये एलिमिनेट हो गया। साथ में जो हमारा ऊ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर बड़ी वाली जो आ है, ये सब किससे बोली जाती है? पश्च भाग से। मध्य भाग से केवल एक स्वर बोला जाता है, जो है हमारा ये वाला छोटा आ। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। जो आ है ये विवृत स्वर का उदाहरण है। विवृत यानी कि इसके उच्चारण के समय हमारा मुंह पूरा खुलता है। उच्चारण के आधार पर भी, यानी मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में होता है। एक वर्ग को कहते हैं विवृत, जिनके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुलता है, इसके अंदर एक ही स्वर आता है, ये वाला। ये कथन सही है। जिसमें हमारा मुंह थोड़ा सा कम खुलता है, पूरा नहीं खुलता लेकिन उससे थोड़ा सा कम, उसे कहते हैं अर्ध विवृत। इसमें हमारे जो बड़ा ए है, बड़ा औ है, ये आते हैं, और छोटा वाला आ। ठीक है, ये आते हैं अर्ध विवृत में। इसके बाद जिसमें मुंह हमारा आधे से भी कम खुले, पूरा बंद नहीं होता है, थोड़ा सा खुलता है, आधे से कम खुलता है, उसे कहते हैं अर्ध संवृत। और अर्ध संवृत में छोटा ए और छोटा औ ये शामिल होते हैं। यही आपको पूछा है कि ये दोनों अर्ध संवृत हैं, बिल्कुल सही है। और इसके बाद आते हैं संवृत, जिनके उच्चारण में मुंह हमारा पूरा बंद रहता है। इसमें ऊ और ई दोनों आते हैं, छोटी ई छोटा ऊ, बड़ी ई बड़ा ऊ, दोनों। ठीक है, ड और ढ इनको द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ये वाले कथन भी आपके बिल्कुल सही हैं। जो ड और ढ हैं ये हमारे उत्थिप्त व्यंजन कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। संकर्ण वर्ण भी इनको कहते हैं। संकर वर्ण अगर आपसे पूछेगा, यानी जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हों, वो यही वाले वर्ण हैं। इनके बारे में माना जाता है हिंदी और फारसी दोनों से मिलकर बने हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, ये सारे नाम किसके हैं? इन्हीं के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? देखिए, कामता प्रसाद गुरु जो थे प्रसिद्ध हिंदी के व्याकरणकर्ता थे। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, और इन विराम चिन्हों को लिया किस भाषा से गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20।
किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कहां से इनको लिया गया है? इंग्लिश से लिया गया है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, संबोधन के बाद अल्प विराम लगता है। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, क्या उसके बाद अल्प विराम लगता है? बिल्कुल लगता है, पहला वाला सही है। जैसे अगर हम किसी का नाम ले दें कि राम तुम कल कहाँ गए थे, तो इसी प्रकार हम कोई वाक्य कहते हैं, तो यहां पर आता है अल्प विराम। अल्प विराम होता है ये वाला। ठीक है। दो उपाधियों को अलग करने के लिए अर्ध विराम लगता है, ये भी सही है। जहां पर दो या दो से ज्यादा उपाधियां आपको लिखनी हो, जैसे आपने लिखा बी और बीए और फिर आपने लिखा एलएलबी, इनके बीच में कॉमा यानी अल्प विराम नहीं लगता, इनके बीच में लगता है अर्ध विराम। अर्ध विराम होता है ये, एक डॉट और उसके नीचे कॉमा, ये हमारा अर्ध विराम होता है। ठीक है। अर्ध विराम का इस्तेमाल मुख्य तौर पर दो उपाधियों को अलग अलग लिखने में या ऐसे वाक्यों को जहां पर और शब्द नहीं लग सकता वहां पर भी अर्ध विराम लगता है। पूर्ण विराम को खड़ी पाई भी कहते हैं, ये वाला कथन भी सही है। पूर्ण विराम को खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर भी तीनों बिल्कुल सही है। इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग पुस्तक के शीर्षक के लिए होता है, क्या ये सही है? देखिए, जो इकहरा उदाहरण चिन्ह होता है यानी हमारा जो ये वाले होते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इनका इस्तेमाल बेसिकली किसी का अगर हमें उपनाम लिखना हो, किसी पुस्तक का नाम लिखना हो या किसी समाचार पत्र या किसी लेख का शीर्षक हमें लिखना हो, तो वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल होता है। जब हमें किसी का कथन या किसी ने कोई कहावत कही हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, उसे लिखना होता है, तब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं यानी दोहरे उदाहरण चिन्ह का। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों सही है लेकिन दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। शब्द रचना से बना हुआ ये एमसीक्यू है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ होते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर यानी रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। देखिए, अगर हम शब्द रचना की बात करते हैं, सबसे पहले आपसे सवाल आता है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द होते हैं दो प्रकार के, या तो सार्थक शब्द होगा या निरर्थक होगा। ठीक है। दूसरा आता है रूप के आधार पे या प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द या विकारी शब्द। फिर आता है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे तीन, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। फिर आता है उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। इन चारों को आपने ध्यान रखना है। दूसरा, कृत प्रत्यय कृत्य के क्रिया के साथ लगते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के या किसी भी धातु के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, और ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरा और तीसरा भी सही है, यहां पर भी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला कथन है, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो केवल क्रिया के साथ लगते हैं और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगते हैं उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जब कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं तो जो वो नया शब्द बनाते हैं उसे कृदंत कहते हैं, और जब तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम के साथ लगते हैं जो वो शब्द बनाते हैं उसे तद्धितांत कहते हैं। ठीक है। पहला सही है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है, क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं यानी ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 28। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता क्योंकि दोनों कथन अपने आप में स्वतंत्र। एक में बता रहा है कि कृत प्रत्ययों से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, दूसरे में कृत प्रत्ययों की संख्या। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए, संज्ञा के भेद होते हैं 5। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला, संज्ञा के विकारक तत्व यानी
किसकी वजह से संज्ञा में परिवर्तन आता है? वो है लिंग, वो है वचन, वो है कारक। संज्ञा के जो विकारक तत्व है जिसमें संज्ञा पर जिनकी वजह से संज्ञा का यहाँ पे परिवर्तन आता है वो है लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पे। ठीक है, एक सवाल पेपर में बना था कि हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? संज्ञा के आधार पे होता है। संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? लिंग, वचन और कारक। दूसरा, हिंदी में कारक 8 हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। देखिए, कारक जिनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन विभक्ति चिन्हों को, इन परसर्ग को कारक कहते हैं जिनकी संख्या 8 है। जो प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान हैं किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने कारकों की संख्या 6 मानी है। ये भी सही है। ठीक है, यहां पर भी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कथन, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति विश्लिष्ट होती है और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट होती है। क्या ये सही है? ये वाले दोनों के दोनों कथन भी आपके बिल्कुल सही हैं। जैसे हमने कहा कि कारकों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। ऐसे कारक जो संज्ञा के साथ लगी हो उनको कहते हैं विश्लिष्ट, और ऐसे जो सर्वनाम के साथ लगी हो उन्हें संश्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर भी दोनों सही हैं लेकिन दोनों अलग अलग वाक्य हैं, यानी ऑप्शन बी। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम के भेद नहीं पूछे हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम की संख्या पूछी है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी भाषा में। यहां से भी सवाल बन जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के अंदर कि ऐसे ही हम पूरी सीरीज़ के MCQs यहाँ पे कवर करें। हर टॉपिक से आपके जो जो सवाल बन सकते हैं हिंदी में उनको बनाएं, जिससे एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे MCQs के साथ साथ, और कई सारे नए कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे जिनके आधार पर क्वेश्चन पेपर में बने हैं। ठीक है, इस सीरीज के साथ साथ कुछ और नई सीरीज बहुत जल्द चैनल पे शुरू करेंगे। जो हमारी अभी अधूरी सीरीजें चल रही हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQ सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी उत्तराखंड एडवांस्ड MCQ सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग तरह के सवालों को देखते हैं, अलग तरीकों से देखते हैं। उसी सीरीज पर आधारित एक टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करेंगे जिसमें उत्तराखंड हिस्ट्री के डीप क्वेश्चन और अलग टाइप के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चनों को नए पैटर्न के अनुसार कवर करेंगे। सांस्कृतिक तत्वों का एक इंपॉर्टेंट सीरीज उसके लिए होंगे जिसमें केवल उसी टॉपिक के सवाल होंगे, ऐसे ही भूगोल के होंगे और इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से जुड़े हुए। तो बहुत जल्द वो वाली सीरीज स्टार्ट होगी। साथ में जीके के लिए टॉप जीके MCQ हमारी चल रही है और थ्योरी की क्लासेस भी काफ़ी चल रही है। MCQ के फॉर्मेट में भी बहुत जल्द टॉपिक वाइज सीरीज को शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वाइज। जैसे संविधान हमारी अभी टॉपिक वाइज चल रही है, बहुत जल्द भारतीय भूगोल के MCQ टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। और उत्तराखंड की जो विशेष शब्दावली है, उत्तराखंड की स्पेशल क्लासेस, उनको भी दोबारा से बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।